पेशावर के किस्सा खानी बाजार के निज़द कूचा रिसालदार की जामा मस्जिद में खुदकुश हमले की नतीजे में 62 अफराद शहीद जबकि 194 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और जिनमें से ज़्यादातर लेडी रेडिंग हस्पताल में दाखिल हैं। खुदकुश हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। दहशतगर्द आलमी तंजीम है और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमारे यहाँ मुतअद्दिद मिलिट्री ऑपरेशन हुए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी का खात्मा बड़े पैमाने पर हो भी चुका था। लेकिन सवाल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक और उठाया और उन्होंने कहा कि वो मिलिट्री ऑपरेशन हुए तो उनका क्या नतीजा निकला अगर आज भी हम उसी चीज़ में जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि दाइश को क्या मिला इस अटैक को करने से और ख़ास तौर पर अहले तशय्युओं की मस्जिद को टारगेट करके। हमारे साथ मेजर जनरल एजाज अवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम शिवा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान को बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं जो डिस्टेबलाइज करना चाह रही हैं और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आई हुई है, क्रिकेट इंटरनेशनल बहाल हुआ है। हमारे वज़ीर आज़म ने दुनिया के सामने तन के वो खड़े हुए हैं, स्टांस लिए हुए हैं पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे जो कि वेस्ट को नापसंद हैं। अब हुआ ये कि ऐसी सारी सिचुएशन में दाइश जिम्मेदारी कबूल करती है इस अटैक की और अहले तशय्युओं की मस्जिद पर जाकर वो अटैक करते हैं। दाइश को सर क्या मिलेगा इससे? क्या यहाँ पर प्लानर्स ज़रूरी हैं या एग्जीक्यूशनर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं? शिफा थैंक यू वेरी मच। देखिए ये एक ऐसा मैनेज है, नेचुरली इस हमले की जितनी भी कंडेमनेशन की जाए इतनी कम है, लेकिन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और आर्म फोर्सेज हैं और इंटेलिजेंस है उन्होंने अमली काम करना है और इनके पीछे जाना है और इनकी नस्ल कुशी करनी है इस माइंड सेट की जो ये कर रहे हैं। जहाँ तक फजल रहमान साहब का है वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। जब मैं सवात पे ऑपरेशन कर रहा था तो उस वक्त उन्होंने असेंबली में आके एक शोशा छोड़ दिया कि इस्लामाबाद सिर्फ 60 किलोमीटर रह गया है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो उनको आदत है इस तरह के बयानात दागने की। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस इंडिपेंडेंस का मुजाहरा कर रहा है, पॉलिसी वाइज जिस इंडिपेंडेंस का मुजाहरा कर रहा है, जिस तरीके से मैक्रो इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, जिस तरीके से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और रीजन में पाकिस्तान अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है, उस चीज़ को सैबोटाज करने वाली कुव्वतें यकीनन ये करेंगी। लेकिन जहाँ तक दाइश का है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के बाद कि ये जिम्मेदारी कबूल करवाते हैं टेलीफोन करके, टेलीफोन रब्तों से। और ये कौन कहता है कि दाइश ने कबूल की है? ये सब एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए एक फेक नेट बन जाता है, एक वो जिन लोगों ने किया होता है और वो उनको कहते हैं तवज्जो हटाने के लिए आप जरा कबूल कर लो। लेकिन हकीकत ये है कि मरने वाला आदमी पाकिस्तानी, जिन्होंने फैसिलिटेटर्स हैं, जिन तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पहुंच चुकी हैं और बहुत जल्द सारी तफसील इंशाअल्लाह अनर्थ भी हो जाएगी, सामने भी आ जाएगी, वो सब लोग पाकिस्तानी हैं। ये आला कार हैं उन कुव्वतों के हाथों में जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो जो इस वक्त एक ऐसी इंटरनल स्ट्राइफ क्रिएट। जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो रास्ता है जिस पर हम चल पड़े हैं कि दुनिया से अपने आप को अलग करके, या जिसको हम ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के सामने डट कर खड़े हो जाना, अनपॉपुलर डिसीजंस लेना, मतलब सारी दुनिया जो है वो यूक्रेन के साथ है तो हम रूस के जाकर दौरे कर रहे हैं, हमारे बयानात तो आ रहे हैं कि ठीक है हम न्यूट्रल हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन बहुत सारे ऐसे एतराज़ात आ रहे हैं हमारी इस हुकूमत पर कि हम फॉरेन पॉलिसी अपनी इंडिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं, हम नाकाम कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्रेड ऑफ हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक तो साबित नहीं होगा? क्योंकि ये तो फिर एक धमाका हुआ है, बट हम जो माजी में देखते आ रहे हैं कि ये फिर सिलसिला रुकता नहीं है, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत गलत होगा। जी देखिए इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये है, देखें अवैध साहब, बात ये है कि पाकिस्तान न रशिया के साथ खड़ा है न यूक्रेन के साथ खड़ा है। वी आर वेरी न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट। हम किसी को नहीं कह रहे कि आपने अच्छा किया है, और बल्कि जो वजीर खारजा की बात भी हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर की भी, कि इसका डिप्लोमेटिक हल तलाश करें, और उसके लिए रशिया भी अपना काम कर रहा है। ये ना हमारा कराया हुआ है, ना हम किसी एक की तरफदारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी मफाद में वो विजिट जो बहुत पहले प्लान किया हुआ था, इसको कैंसिल न करना मेरी ये कन्विक्शन है कि यह पाकिस्तान के मफाद में था। अब अगर हम चाइना के नज़दीक हो रहे हैं और चाइना के साथ CPEC का फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं, रशिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, ईरान से हमें अमेरिका ऑयल एंड गैस खरीदने नहीं देता, तो क्या पाकिस्तान को ये हक नहीं पहुंचता कि वो अफगानिस्तान में अमन के लिए रीजनल कंट्रीज से राब्ते करे? हम हमला करवाने तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अटैक करवाने नहीं गए थे।
वो तो अपने बायलैटरल इश्यूज और अफगानिस्तान के अमन में एक कंट्रीब्यूशन की बात करने गए थे। जिस तरह हमने तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक वक्त यहाँ दावत दी थी, अब ओआईसी यहाँ पे आ रही है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ ला रहे हैं। ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि अफगानिस्तान में जो ह्यूमन कैटास्ट्रॉफ होने वाला है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू खड़ा हो चुका है और मजीद बढ़ सकता है, उसको रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसको इस नजर से देखना कि हम पूरी दुनिया से कट ऑफ हो रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन जनरल साहब या नेटो के कतई कलामी की माजरत, जनरल साहब अगर हम ये देखें कि वजीर आजम के भी बड़े अहम दौरे आने वाले हैं, जर्मनी का गालिबन उनका अगला दौरा है जो कि होपफुली हो जाएगा, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब, उन्होंने उनका जो दौरा था वो बायलैटरली यूनिलैटरली बेसिकली बर्तानिया ने जो है वो कैंसिल कर दिया। तो ये रिपरकशंस तो वो हमें दिखा रहे हैं कि भाई या तो आप कंडेम करें रशिया को, नहीं करेंगे तो फिर वो ये चीजें आप फेस करने के लिए तैयार हो जाएं। देखिए 15 कंट्रीज हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है, वोट नहीं दिया। कुछ हैं जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया है। हम पाकिस्तान क्यों किसी तरफदारी का बायस बने और क्यों कंडेम करें उन ममालिक को जो रीजन में अपना एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। हमारे कंडेम करने से रशिया रुक जाएगा या हमारे कहने से रशिया हमला कर देगा? तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपना मफाद देखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए एक न्यूट्रल पोजीशन ली है, और वो न्यूट्रलिटी ही बेहतर है, क्योंकि इंडिया ने भी तो कंडेम नहीं किया। इंडिया अगर सपोर्ट करता है तो वो पूरे यूरोप को नाराज करता है, और अगर कंडेम करता है तो रशिया जिसके साथ वो उसके स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं, जिससे S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहा है, वो उसको नाराज करता है। तो उन्होंने भी यही न्यूट्रलिटी इख्तियार की है। अगर वो अपने मफाद में चीन से $125 बिलियन का ट्रेड कर सकता है, हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक एलाई और क्वाड का मेंबर बन के अमेरिका के साथ खड़ा है, और S-400 और डिफेंस हार्डवेयर रशिया से खरीद रहा है, अगर वो बयक वक्त तीनों पावर से डील करते हुए अपनी न्यूट्रलिटी रख सकता है, तो पाकिस्तान को ये हक क्यों हासिल नहीं है? हमारे जरा ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे नहीं है ना, अमेरिका इंडिया तो आपस में तो भाई भाई हैं, तो वो शायद के बजाय हम अपने इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी जरा नजर डालेंगे ना, कि वहां पर तो उनकी इकोनॉमी जो है वो इतनी मजबूत है कि वो किसी के सामने कुछ भी कर सकते हैं। हमारे वो मामलात नहीं है। नहीं, वैसा मेरे ख्याल में उनकी इकोनॉमी के ऊपर ड्रैग भी इतना ही बड़ा है। उन्होंने 1 अरब 30 करोड़ लोगों को सस्टेन करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको जो सहूलतें हैं वो मुहैया करनी है। अगर उनके 600 बिलियन रिजर्व हैं तो आबादी भी तो 7 गुना बढ़ी है ना। ये बात नहीं है, लेकिन हमने देखना ये है कि जब हम अमेरिका के बिल्कुल साथ खड़े थे, जब उनकी जंगें लड़ रहे थे और उनके साथ मोस्ट एलाई थे, तो उस वक्त कौन सा हमारे ऊपर फूल निछावर किए गए? बिल्कुल सही है। हाँ, तो हम आजमा सकते हैं। हमने वो वाली सिचुएशन देख ली, अब हम इधर आजमा सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट टेकन सर। अच्छा ये बताएं कि कल वजीर आजम साहब की बड़ी अग्रेसिव तकरीर आई मेलसी में, ऑपोजिशन को तो उन्होंने लताड़ा ही लताड़ा, साथ EU और उनको भी लताड़ दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि अब आगे विजिट वजीर आजम ने जर्मनी जाना है, इधर वो कह रहे हैं कि मतलब उनको बड़ा ही लताड़ दिया। तो सर आपको लगता है ये जलसों में इस किस्म की बात करना ठीक है या नहीं है? क्योंकि सारी जो फॉरेन कम्युनिटी है, जो कंट्रीज हैं, लीडर्स हैं, वो सब देखते हैं, सुनते हैं कि खान साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, सुनते तो वो हर एक को हैं, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन ने ये मैसेज दिया है कि आप उनको कंडेम करें और उससे हम एक अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक बात की कि क्या आपने इंडिया को भी ये मैसेज दिया है? जिस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने पूरी शद्दोमद के साथ इनके साथ वॉर ऑन टेरर में खड़े हो गए थे, उस वक्त पाकिस्तान का क्या हुआ था? पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था? कारगिल में पाकिस्तान के साथ क्या सलूक हुए? या जब हम 84 की USSR के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो इंडिया ने सियाचिन ऑक्यूपाई कर लिया, उस वक्त अमेरिका क्या कर रहा था? तो इन्होंने उस वक्त ये कौमें अपना मफाद मद्देनजर रखती हैं और हमें इस्तेमाल करती हैं। आज अगर कोई हुकूमत इस्तेमाल नहीं होना चाहती और वो किसी को नाराज किए बगैर एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहती है, तो मैं समझता हूँ हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
और सर फाइनली ये भी बताइए, अब ये जब हम किसी अहले तशरीह की मॉस्क को टारगेट होता हुआ देखते हैं इस मुल्क में, तो फिर ज़ाहिर है वो सेक्टेरियन एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है। उस सेक्टेरियन एलिमेंट को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ज़ाहिर है एक मेजॉरिटी सुन्नी मुल्क है, उसके अंदर आप एक माइनॉरिटी को अगर टारगेट करेंगे और वो खेलते ही जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पर हमें नुकसान और तकलीफ ज़्यादा हो। और बाकी ममालिक भी फिर इससे आवाज़ें उठाते हैं कि देखें यहाँ पर तो माइनॉरिटीज़ जो है उनके साथ ये हो रहा है। वो इंडिया को नहीं देखते कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हमारे ऊपर ज़्यादा जो है वो उस पर एतराज़ होता है। तो अब इससे कैसे डील करेंगे? और वैसे भी वो जो जितनी भी अहले तशरीह की तंजीमें हैं उन्होंने ये कहा है कि एक हफ्ते के अंदर इनको गिरफ्तार किया जाए। आई थिंक ये जो राब्ता है हमारा वो थोड़ा सा जी सर, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, हम ये सवाल सर से दोबारा कर लेते हैं। लेकिन यही बात है कि हमेशा जो दहशतगर्द होते हैं वो अनासिर बड़ा सोच के वार करते हैं और वो ये कोशिश होती है उनकी कि जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ हो उधर ही जाकर उनका अटैक लगे। और हमेशा सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। आपने देखा APS स्कूल, उससे बड़ी क्या इस मुल्क पे क़यामत गुजरी होगी कि जिसमें सैकड़ों माओं ने और सैकड़ों ख़ानदानों ने अपने बच्चे जो है वो खोए। जनरल साहब हमारे साथ हैं। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि आप इससे कैसे डील करेंगे कि ये जो एक सेक्टेरियन डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसमें ये लीडरशिप का यही रोल है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का यही रोल है कि जो हमारी सेक्टेरियन हार्मनी की कमेटीज बनी हुई हैं, प्रोविंशियल हैं, डाउन टू डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल हैं, यहाँ पे उनका किरदार आता है, मस्जिद और मेंबर का किरदार आता है कि वो दुश्मन के लिए इस फॉल्ट पोज ना करें, एक मजहबी या देने की बजाय इसको उसी दहशत के जो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट मफाद को, इधर पाकिस्तान में शिया सुन्नी फैमिलीज का तो ये इंटर मैरिजेज हैं, एक भाई शिया है एक सुन्नी है, मियाँ शिया है तो वाइफ सुन्नी है, ये तो इंटरमिंगल्ड है, इसमें तो कोई ऐसा अभाम है नहीं। और हम सदियों से ऐसे ही रहते आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी 72 साल से ऐसे ही रह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बैरूनी कुव्वतों ने इसमें फंडिंग की और इसको एक बैटल ग्राउंड बनाया, लेकिन अब पॉलिटिकल और मजहबी लीडरशिप का ये रोल है कि वो इस खलीज को बढ़ने ना दें और इसको आकर फौरन पुर करें। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मौजूद थे और बात हो रही थी पेशावर धमाके के तनाजुर में।